Okay, students, good evening. देखो बच्चों, ये आपका क्योंकि एडवांस बेस है, इसलिए आप ये अपेक्षा नहीं करें एनसीईआरटी की। हालांकि मैं एनसीईआरटी के भी सारे टॉपिक लेते हुए ही आगे बढ़ूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने एक बार एटलीस्ट पढ़ लिया है ये, तो जो बहुत इजी वाले टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे वाले, वो नहीं लूंगा, बाकी तो लगभग सभी टॉपिक लूंगा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है और इसका मैकेनिक से कोई लेना देना नहीं है, अलग ही ब्रांच है, इसको इंडिविजुअली कभी भी चालू किया जा सकता है, ऐसा टॉपिक है। लेकिन कुछ इसमें मॉडर्न फिजिक्स लगती है, आपको थोड़ा सा मॉडर्न बनना पड़ेगा। आपके सोचने का जो लिमिट है, जो डोमेन है माइंड का, वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप जो पढ़ा है आप लोगों ने वो उतना ही नहीं है। ऑप्टिक्स बहुत वाइड रेंज है और उस वाइड रेंज में हमें कैसे घुसना है ये ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आज की कहानी चालू करते हैं। मेरे ख्याल से लगभग स्टूडेंट आ गए हैं, 30, 40, 50 बाकी होंगे, बाकी देखते हैं। तो आज का हमारा, जैसे आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, रे ऑप्टिक्स लाइव RO01 एडवांस लेवल, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऑप्टिक्स। बहुत गौर से समझिए, हम कहां से घूम करके ऑप्टिक्स तक आएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा ऑप्टिक्स। सबसे पहला अपने दिमाग में आता है, सर व्हाट इज ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स लाइट को पढ़ने का एक टॉपिक है। लाइट की मेजरमेंट पढ़ेंगे हम इसमें, ऑप्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स कहां से आता है? लाइट से आता है। अब नया वर्ड आ गया भाई, चलो आ जाते हैं, कोई बात नहीं। लाइट, इसका मतलब ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। व्हाट इज लाइट। अब प्रश्न ये होता है, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा व्हाट इज लाइट, हालांकि आप लोगों को पता है, मुझे ध्यान आया जब ये चालू हुए थे बैचेज, उस समय मैंने 3 लेक्चर में केवल लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता है ही थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए उसको, और 3-4 महीने से आप लोगों को इसका लाइट रिवाइज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने काफी इंट्रोडक्शन दिया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते हुए, जल्दी बताते उसको आगे निकलता हूँ। तो चूंकि ऑप्टिक्स कहां से पढ़े अपन? लाइट से। और लाइट का सोर्स क्या होता है? तो बच्चे बोलते हैं सर सन होता है, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि सन के पास कोई फैक्ट्री नहीं है लाइट की, ठीक है ना। सन में क्या होता है, जो एटम्स से, बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, और ऑल दी हॉट गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। और एटम के बारे में आप जो जानते हो, एटम का जो कोर होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है बेटा। और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उनकी जो ऑर्बिट से वो फिक्स है, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की होती है -0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ ऑर्बिट की होती है -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेवंथ की होती है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। मेरे यहाँ बताने का मतलब ये है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है,
और अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, हेलो, हाँ ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, कॉल आ गया था किसी का। तो मैं बता रहा था आपको ऑप्टिक्स और उसके अंदर एटम। एटम में बताया मैंने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो मैं केवल आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ जो कि जिसके लिए जरूरी है। मैंने आपको बताया कि हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी है जितनी उनको चाहिए उसको घूमने के लिए, वो उनके पास होती है। करेक्ट है? चलो ध्यान से सुनो जरा, हमेशा याद रखो सबसे जो लो लेवल की जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है तो उस लेवल की जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी, उसके नीचे वाले एनर्जी की जो लेवल है उसकी एनर्जी कम है। ठीक है ना? तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाएगी? जहां था उसको जितनी एनर्जी चाहिए थी, मान लो एक्स एनर्जी चाहिए थी, अब नीचे वाली ने उसको x-2 एनर्जी चाहिए। तो ये जो 2 जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी एनर्जी होती है? उतनी एनर्जी का एक एनर्जी का पैकेट वो बाहर निकाल देता है, और जो एनर्जी का पैकेट बाहर निकालता है उसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन इज ए बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी। अब अगर ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी लाइट के फोटोन की एनर्जी के बराबर है तो वो हमारे काम का फोटोन है, वो हमें कोई चीजों को दिखाने के लिए उपयुक्त है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इज व्हाट? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म। तो क्या इस तरह के फोटोन और भी हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। कितने तरह के फोटोन यहाँ पर आ सकते हैं? एक तरफ से जो लाइट है बेटा एनर्जी तो है ही सही, साथ में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान से याद कीजिएगा, क्या नाम याद रखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव मैकेनिकल वेव भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो वो जो फोटोन निकलते हैं किस चीज के फोटोन हो सकते हैं? ध्यान से देखो जरा, मैंने आपको बताया था, जिस जिसको याद है क्लिक कर जाएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड गामा रे। ये इनमें से किसी का भी फोटोन हो सकता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था इन सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है और गामा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेडियो वेव से और गामा रे की तरफ चलते हैं तो इनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी c/λ होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और क्योंकि एनर्जी h होती है इसलिए इनकी एनर्जी भी बढ़ती है। एक लाइन में याद रखेंगे कि रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हर फोटोन की जो वेवलेंथ है वो तो डिक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और क्योंकि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है इसलिए एनर्जी भी इंक्रीज होगी। समझ आइए बात? तो यहाँ से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो
रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक की लैम्डा डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और एनर्जी भी इंक्रीज। इसका मतलब गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उससे कम एक्सरेज की, उससे कम अल्ट्रावायलेट की, उससे कम विजिबल रीजन की। और विजिबल रीजन में कौन कौन, विजिबल रीजन में कौन कौन है बेटा? देखो, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारा विबग्योर स्पेक्ट्रम है। तो इस एनर्जी के जो फोटोन है, इनकी एनर्जी क्या होती है? इनकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम डिग्री और इसकी होती है 3800 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो इतने सारे फोटोन में से अगर कोई फोटोन इस तरह का है जिसकी एनर्जी 7800 से लेकर के, मतलब जिसकी वेवलेंथ 7800 लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम डिग्री तक है, तो फिर वो जो फोटोन है वो किसका फोटोन है? लाइट का फोटोन है। और उस फोटोन की एनर्जी लाइट एनर्जी है और उस लाइट एनर्जी का हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इस ऑप्टिक्स। क्लियर होगी बात? हालांकि आप चाहें तो अपने होमवर्क के लिए ध्यान रखें, जैसे ये है, देख लें कि रेड की एनर्जी क्या होना चाहिए, वायलेट की एनर्जी क्या होना चाहिए, फिर लाइट की जो एनर्जी लेवल है क्या होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? क्योंकि सी आप जानते हो, सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप फाइंड कर सकते हो कि विजिबल रीजन का जो एनर्जी रेंज है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज है क्या होगा, लैम्डा का रेंज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऑप्टिक्स हम पढ़ने जा रहे थे। ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी है, लाइट एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी के कितने तरह के फोटोन हो सकते हैं, ये मैंने 7 तरह के आपको फोटोन बताए। और इन फोटोन में ये जो इतना सा पार्ट है, ये पार्ट हमें दिखाई देता है, या ये जो एनर्जी है हमें कोई चीज को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस वेवलेंथ की रेंज का कोई फोटोन किसी चीज पर आकर के गिरता है तो उसका जो फ्लोरोसेंस है वो हमारी आंखें सेंस करती है उसको और हम उसको देख पाते हैं। सो दैट व्हाई इट इज नोन एज विजिबल विजन। करेक्ट है बेटा? चलो, अब सुनो, इसको आप फटाफट को कर लो। आप वापस से इसको एक बार क्लिक कर लो ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। याद होना चाहिए सबको, हटा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिक्स कितनी तरह की होती है ये समझिए। सेकेंड चीज आज के लेक्चर की, ऑप्टिक्स कितनी तरह की होती है। नंबर 1, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा नाम है इसका रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हमने जो क्लासिफाइड किया है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या वे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। 2 तरह की ऑप्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स है, इसमें कौन कौन सी फिनोमिना पढ़ेंगे हम? देखो, पहले फिनोमिना है नंबर 1 रिफ्लेक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या पहले रिफ्रैक्शन लिख देता हूं क्योंकि वो दोनों का कंबाइंड कंसेप्ट है, रिफ्रैक्शन। तीसरा हम पढ़ेंगे यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फोर्थ हम पढ़ेंगे इसमें, उसका नाम है डिस्पर्शन। एक और होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है, इसलिए उसको अपन अलग से क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स का, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। करेक्ट? और उसमें कौन कौन सी इवेंट पढ़ेंगे अपन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द डिस्पर्शन। जबकि वेव ऑप्टिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं उसमें सबसे पहला, हो सकता है ये नाम आप लोगों ने नहीं सुने हो, हालांकि मैंने उस क्लास में बताया था आपको,
इंटरफेरेंस। दूसरा नाम जो पढ़ेंगे अपन डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम दी ऑब्स्टेकल कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर, दैट इज नोन एज डिफ्रेक्शन। किसी भी ऑब्स्टेकल के अपर्चर के कॉर्नर से लाइट का बेंड होना, उसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन आर डिफरेंट। डिफ्रेक्शन हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, दैट इज पोलराइजेशन। ये 3 इवेंट्स हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। तो आप लोगों को मैंने अभी तक ये बताया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा इसी में आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द अनदर, दैट इज नॉट द इवेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए टॉपिक। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एन फिनोमिना, एक फिनोमिना नहीं है वो, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं पर रिफ्रैक्शन में आगे जाकर के पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्लिक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिक्स एक लाइट का मेजरमेंट करने वाली यूनिट है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उस तरह की जो एनर्जी के फोटोन है वो कई तरीके के होते हैं। उनमें से विजिबल रीजन वाले हम फोटोन लेकर के और लाइट को पढ़ने वाले हैं। तो जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वो ऑप्टिक्स हम 2 तरह की पढ़ेंगे। नंबर 1 पहले पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, और दूसरी पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर आते हैं हम, उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है यहाँ पर। व्हाट इज दैट? कि जब लाइट के फोटोन या किसी भी एनर्जी के फोटोन, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन जब किसी सरफेस पर आते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो वहां पर क्या क्या घटनाएं हो सकती है वो समझने की चीज है। जैसे मान लीजिए कुछ फोटोन है, ये फोटोन किसी सरफेस पर आ रहे हैं। एक मिनट के लिए अपने मान के चल रहे हैं लाइट के फोटोन ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन हो सकते हैं। अब जैसे इसमें अपन आए तो क्या होता है, यहाँ पर 3 रिएक्शंस हो सकती है। सम ऑफ द रेडिएशन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन। सम ऑफ द रेडिएशन आर ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फोटॉन्स हैं उनको सरफेस क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, जो आगे जाकर के हम बोल देंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, सॉरी रिफ्लेक्शन है। सम ऑफ द रेडिएशंस आर sent back by the surface in the same medium, that is known as reflection. कुछ जो फोटोन है उनको क्या करेगा, सरफेस रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये जो सेकेंड इवेंट हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्शन। What apart from them? One thing more. Some of the radiations or the photons are absorbed by the surface. Absorb हो गया, absorption. इसका मतलब यह है कि किसी सरफेस पर अगर फोटोन आते हैं तो वहां पर 3 चीजें हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएगी? मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कुछ फोटोन्स आ रहे हैं, कुछ फोटोन्स को सरफेस क्या करेगा, सीधा पार निकाल देगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, जिसका नाम अभी हम ऑप्टिक्स में जाकर के बोल देंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सम ऑफ दी फोटोन जिस एंगल पर आएंगे उसी एंगल पर ये सरफेस क्या करेगा, उसको वापस सेंड बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस दे देगा, और उसी मीडियम में वापस दे दे उसको बोल देंगे रिफ्लेक्शन।
लेकिन आपने देखा होगा जब लाइट आती है, जब फोटोन आते हैं, तो क्या होता है, वो सरफेस कुछ गर्म भी तो हो जाता है। गर्म हो गया इसका मतलब सम ऑफ दी फोटोन्स आर अब्सॉर्ब बाय दी सरफेस। सरफेस क्या करता है, फोटोन को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, तो 3 इवेंट्स यहाँ पर होंगी, आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। 3 बातें हो सकती है, अब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है और रिफ्लेक्शन हो सकता है, और ये हमारे इंसिडेंट फोटोन है। अभी ऑप्टिक्स के अंदर, अब इसमें ये जो चीज है अब्जॉर्प्शन, यहाँ पर हम ये कंसिडर नहीं करने वाले कि अगर किसी मिरर पर, किसी लेंस पर जब लाइट रेज आई, वो गर्म हो गया, उस गर्म होने को, उस हीट एनर्जी को हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले नहीं हैं। हम तो ये मानेंगे लाइट आई या तो रिफ्लेक्ट हो गई या तो रिफ्रेक्ट हो गई, यहाँ पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये अब्जॉर्प्शन का कंसिडर करेंगे हीट वाले चैप्टर में, वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, थर्मोमेट्री, फोटोमेट्री, वो क्या बोलते हैं उसको, कैलोरीमेट्री, थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है ना बेटा, बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, वहां पर हम इस अब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम इस अब्जॉर्प्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा क्या, 2 चीजें बची, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा ट्रांसमिशन, जिसको मैंने बोला कि अब मैं ट्रांसमिशन का नाम दे दूंगा, क्या नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में यहाँ पर नाम दे दूंगा। तो ये फर्स्ट यूनिट हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्शन और सेकंड यूनिट हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्शन। इतने आधे घंटे के डिस्कशन के बाद में हमारे पास में टॉपिक निकल के आता है कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो क्लिक कर लीजिए, आपको काम आएगा। चलो सबसे पहले टॉपिक है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन आप लोगों ने टेक्स्ट लेवल पर भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया था, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज में आपको देकर के आगे रिफ्लेक्शन पर बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। अभी अभी अपन ने उसकी डेफिनेशन के बारे में सुन लिया था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, some of the light is absorbed by the surface, some of the light is transmitted by the surface, that is reflection, and the remaining light is sent back to the same medium, and the amount of light which is sent back by the surface in the same medium is known as reflection. This is the definition of reflection. रिफ्लेक्शन बेटा दो तरह का होता है, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक तो होता है रेगुलर और दूसरा होता है इररेगुलर। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोग देख सकते हो, वो आप देख सकते हो, लेकिन उससे आप चीजों को नहीं देख सकते। आपने अगर कभी देखा हो कि कोई डार्क रूम है और उसमें कोई छोटा सा होल है जिसमें बाहर से लाइट आ रही है, तो एक ऐसा लगता है जैसे कोई ट्यूब लाइट जैसा चमक रहा है, लेकिन उस लाइट की वजह से आप उस रूम में आप लाइट नहीं देख सकते, देख नहीं सकते, कोई चीजों को देख नहीं सकते। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होकर के, अगर सरफेस कैसा है, आपका रफ सरफेस है, तो फिर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होता है लेकिन डिफरेंट नॉर्मल पर जब लाइट आती है तो वो एक तरह से जिस साइड से आती है उसी साइड पर सारी लाइट नहीं जाकर के वो स्केटर हो जाती है और फिर हम चीजों को देख सकते हैं। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, इरेगुलर। समझिए, हाँ बता दिया ना बेटा, ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सब जानते हैं, मैं केवल बता रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, सबको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आप समझते हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, सरफेस के साथ। ये ध्यान रखना, प्लेन सरफेस के साथ सीधा आप 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरफेस स्फेरिकल है, देखो ऐसे, ये मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है, इस पर अगर मैं नॉर्मल बनाना है तो क्या करते हैं उस केस में, समझो जरा। जैसे मान लो इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्शन है हमारा, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट इस पर रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर नॉर्मल बनाएंगे आप 90 डिग्री का, तो ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल बनाने में डिपेंड करेगा कि हमारा जो सरफेस है वो किस तरह का है। जिस तरह का सरफेस होगा उस पर उसी तरह नॉर्मल बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस है, अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो गया, इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए ON। अच्छा, एक और बात समझिए, जनरली आप लोगों के मन में आता होगा कि जो डायग्राम होते हैं सरफेस से एक लाइन आई इधर चलेगी, क्या वहां पर एक रे आती है? नहीं, इंफिनिटी रेज आती है, इन्फिनिटी रेज टकराती है और इंफिनिटी रेज जाती है। कम सिंबॉलिक। और मैंने आपको शायद अगर ध्यान हो तो मैंने ये भी बताया था कि जो लाइट है, वो जो लाइट रेज है वो तो यहाँ आकर के बनती है। जब सन से लाइट निकलती है तो वहां पर वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नहीं होता है, वहां पर तो दो तरह का मैंने वेव फ्रंट बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। दो तरह का बताया था मैंने, एक तो बताया था स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक बताया था सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाता है उस समय क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका छोटा सा जो पार्ट होता है उसको प्लेन रिफ्लेक्शन, प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। और उसके परपेंडिकुलर जो रेज होती है उनको बोलते हैं अपन रेज। वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना वक्त नहीं है, अभी तो मैं तो इतना ही बता रहा हूँ आपको। तो प्लेन वेव फ्रंट से जो रेज आ रही है बेटा, मान लीजिए उनमें से मैं एक रे चुन रहा हूँ, ये एक रे चुन ली, इसको बोलते हैं अपन मान लीजिए PO। ये जिस एंगल पर आ रही है मान लीजिए वो I, ये जिस एंगल पर जा रही है उसको बोलते हैं अपन R, और इस रे का नाम हम बोलते हैं Q, ठीक है। तो व्हाट इज ON हियर? ON इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑन द सरफेस। PO इज इंसिडेंट रे, ठीक है। OQ is ray of reflection, ठीक है बेटा। एंगल I, it is angle of incidence, and angle of incidence is that angle which is made by the incident ray with the normal। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है सरफेस से नहीं, नॉर्मल से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक और होता है डेविएशन। डेविएशन बोलते हैं किसके साथ कितना डेविएशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, डेविएशन एंगल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम है, ये फर्स्ट लॉ है। सर प्लीज राइट इन एंड हेडिंग, क्या जरूरत है, समझ गए? ये देखो सिंबल में लिख दिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। और दूसरी बात, एक और बात लिखते हैं अपन, क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इन सेम प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
ये बसुधा प्रेशर दिख तो रहा है, नहीं जरूरी थोड़ी है कि इधर से आया और यहाँ पर घूम गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आर। और दूसरी बात क्या याद रखिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सब किसमें होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ये आप लोगों को याद है, मुझे बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस हिसाब से इतने नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाऊंगा मैं, केवल आप लोगों को जो इसकी प्राइमरी नॉलेज है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने बिल्कुल भी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, तो उनको नहीं लगे कि सर ने बिल्कुल सीधा डायरेक्ट बड़े टॉपिक करा दिए, बड़े एडवांस से टॉपिक करा दिए, हमें सिंपल वाले टॉपिक नहीं आते थे। इसलिए मैं इनका थोड़ा रिविजन लेता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। समझ जाते। अब आता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा रहेगा, देखो मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के अगर इनर पार्ट को मैं सिल्वर पॉलिश कर दूं, तो इसका जो आउटर पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगा, रिफ्लेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। अगर मान लीजिए इसके आउटर पार्ट को हम पॉलिश कर दें, तो इनर पार्ट रिफ्लेक्टर बन जाएगा, और फिर हम इसको बोलेंगे कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ये दोनों ही मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। केवल फर्क रहता है कि उसका कौन से पार्ट को हम रिफ्लेक्टर बना रहे हैं, किस पार्ट पर हम क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन को। अरे बेटा ये तो मैंने तुम्हें उस समय नॉलेज दी थी, यहाँ पर जरूरत नहीं है। वो तो जब लाइट की जो बताया था ना, तुम्हें बहुत सारे कोएफिशिएंट वगैरह पढ़ाए थे उस समय, उस पर मत जाओ। आपको पता होगा कि 3 लेक्चर में केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में निकाल दिए थे। इतना नहीं ले जाऊंगा आगे में, प्लीज, है ना, क्योंकि उसमें अगर मैं घुस गया तो ऑप्टिक 3 एनालिसिस पूरी नहीं होगी, इतना डेप्थ में जाऊंगा। इसलिए आप लोगों का जितनी आवश्यक नॉलेज है उतनी नॉलेज भी दे दूंगा। आपका जो एनसीईआरटी का काम है, आपका टेक्स्ट बुक का काम है, वो भी हो जाए, आप लोग एडवांस भी सीख जाए। मैंने आपको बताया था लाइट एक बहुत वास्ट रेंज का टॉपिक है, इसको मैं जितने महीने चाहूँ, मैं साल भर में अगर एक टॉपिक पढ़ाता रहूंगा कभी खत्म नहीं, इतना बड़ा है। लेकिन इतने आपको जरूरत नहीं है, जितनी आपको नॉलेज की जरूरत है उतनी नॉलेज मैं दे दूंगा पूरी, इसलिए आप चिंता मत करो, ठीक है। ये सब एडवांस में ही है बेटा टॉपिक, आप ये क्यों बोल रहे हो इज दिस एडवांस और नॉट, करेक्ट। क्योंकि मैं अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको एडवांस से सवाल ले लूंगा, तो 350-400 बच्चे इसको देख रहे हैं, 100 बच्चे पल्ले पड़ेंगे, बाकी 300 बच्चे सोच रहे जाने का आ गया, समझ गए ना। इसलिए मैं क्या है थोड़ा सारी चीजें बताता हुआ फिर उसको एडवांस में ले जाऊंगा, ठीक है। इसलिए बार बार ये सवाल पूछे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, उसके अगर इनर पार्ट को मैं पॉलिश कर दूंगा तो आउटर पार्ट रिफ्लेक्टर बन जाएगा, और ये जब रिफ्लेक्टर बन जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन अगर इसके आउटर पार्ट में पॉलिश कर दूं, आउटर पार्ट को पॉलिश कर दूंगा, तो इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टर बन जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। इनको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं या इनको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, ये इसी टॉपिक में अपन आगे जाकर के समझेंगे। वो ये जो लाइन जा रही है सेंटर से, देखो ये स्फीयर का सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर है, इस स्फीयर के सेंटर को सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं नाम लिखता जा रहा हूं यहाँ पर ताकि आप याद रहें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सा मीनिंग है
ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओवर हियर, ठीक है। कर्वेचर का मीनिंग में आगे समझाऊंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ठीक है बेटा। दोनों के लिए सेम ही है, ये मत सोचना सेंटर ऑफ कर्वेचर केवल कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए सेम है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, नाम दे दो इसको चाहो तो चाहे कोई भी, ये मान लो MN है, तो दिस MN इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis. It is a straight line passing through the center known as principal axis. Correct है? Main axis, principal axis, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। और ये जो तीसरी चीज में लिख रहा हूं, यहाँ देखो, ये 3 डॉटेड बनाए मैंने, ये डॉट, इसको बोलेंगे अपन XTY, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि XTY। ये जो XTY है बेटा, इस XTY को हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है ये समझने की चीज है। जैसे मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर नहीं है, चूहा है, माउस है, ठीक है, स्फीयर है। इस स्फीयर पर मैं बाहर से अगर टॉर्च से लाइट डालूंगा तो इसका जितना पार्ट लाइटेड होगा, स्फीयर के ऊपर टॉर्च से लाइट डालने पर उसका जितना पोर्शन लाइटेड होगा, फ्लो सेंस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। तो अपर्चर एक लाइन नहीं है, ये कोई कर्व जो लाइन बना है, ये लाइन अपर्चर नहीं है। अपर्चर का मतलब हो गया वो दैट इज लाइटेड पार्ट ऑफ द सरफेस, उसको क्या बोलेंगे अपन, अपर्चर, ठीक है। तो XTY इज अपर्चर हियर। और व्हाट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द अपर्चर, P इज पोल, सेंटर पार्ट ऑफ द अपर्चर, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोल। या ये भी बोल सकते हैं कि अपर्चर उसके सेंटर से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलेंगे, ठीक है भाई। एक और बात, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है PC, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature is the line joining pole to center of curvature. समझ आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को, ये जो मिलाने वाली लाइन है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आएगी बात यहाँ की कहानी। तो ये तो कुछ कॉमन डेफिनेशन है इनकी। एक और चीज समझिए, मान लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें इस पर अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, और जो रेज इस पर आ रही है, देखो इस तरह से जो रेज आ रहे हैं, पैरेलल रेज मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर के पास होती है इसको बोलते हैं अपन फोकस पॉइंट। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है या अपीयर्स टू मीट, अभी अपीयर्स वगैरह का मतलब भी समझाऊंगा मैं आगे आपको। ये तो डाइवर्ट कर दिया इसने रेज को, ये डाइवर्ट कर दिया, पीछे इस पॉइंट मिल रही है, तो जहाँ एक पॉइंट मैंने लिखा है, इस एक पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस पॉइंट। व्हाट इज ए फोकस पॉइंट? फोकस पॉइंट, ठीक है। तो जब पैरेलल कोई बीम आए लाइट का, पैरेलल बीम आता है रेज का, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर जाकर के मीट होता है या अपीयर्स टू मीट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। एंड द लाइन ज्वाइनिंग F to P, this FP is known as focal length, ठीक है। दोबारा समझ लो, सबसे पहले स्फीयर थे, स्फीयर के आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया, इनर पार्ट रिफ्लेक्टर बन गया, उसको बोलेंगे हम कॉन्केव या कन्वर्जिंग मिरर। अगर इनर पार्ट को पॉलिश कर दूंगा, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टर बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। इसी तरह से ये जो आपके जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, XTY, पोल, PC, F और HP, ये दोनों के लिए कॉमन टर्म्स में, ठीक है, कॉमन टर्म्स है। बेटा मेरे तरफ से साउंड क्लियर है, आपकी खराब होगी, चेक कर लेता हूँ। यस बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, करेक्ट।
तो ये सब क्या है, इनके कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी और भी टर्म्स होती है, देखो फालतू की चीजें मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ठीक है ना, और ये फालतू की छोटे टॉपिक्स हैं, ये क्योंकि एडवांस क्लास है, उनको अगर मैं लगने लग गया तो फिर वापस में 100 लेक्चर इसके रिकॉर्ड करने पड़े। जो छोटे डेफिनेशन है वो आप लोग याद करें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं पढ़ाता हुआ इसको एडवांस लेवल पर ले जाऊंगा। व्हाट आर रियल इमेज वगैरह ये तो मैं सब बताऊंगा। ध्यान से सुनो जरा। उसके बाद आता है हमारा रिलेशन आर एंड एस, ठीक है। इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले बता देता हूं। ऑन स्फेरिकल मिरर laws of reflection on spherical mirror, ठीक है। इसको ट्रेसिंग भी बोलते हैं। देखो वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं केवल उन्हीं के टर्म एंड टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। बाकी कई सारे जो लोकल ऑथर्स हैं वो अपने तरफ से कुछ भी डाल देते रहते हैं उसमें, तो उससे मत जाइए, आप केवल सीखने की कोशिश कीजिए। समझ गए? तो अब यहाँ देखो ध्यान से बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होगा, पहले कॉन्केव मिरर को लेकर देखते हैं, दोनों मिरर को समझते हैं। मान ले कोई कॉन्केव मिरर है, ये हमारा XPY हो गया। XPY इज द अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है बेटा। XPY ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। मान लीजिए कोई रेज है, पैरेलल आ रही है इस पर, पैरेलल रेज, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, अभी भी बताया था मैंने आपको। ये फर्स्ट रूल है इसका, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। द रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखो जरा, द रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपने दिमाग में कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है वो वापस उसी डायरेक्शन में क्यों जाती है, इसका मतलब समझिए। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरे स्फीयर पर जो लाइन अपन ड्रॉ करते हैं वो सब परपेंडिकुलर होती है, वो सब क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब नॉर्मल हो गया। तो जो रे नॉर्मल क्या लॉन्ग आएगी, रिफ्लेक्ट होकर भी नॉर्मल क्या लॉन्ग जाएगी। देखो ऐसी, जैसे मान लो प्लेन मिरर था, ये रे आई यहाँ पर, ये वापस क्या तो रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पर जाएगी। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, वहां से उसके सरफेस पर कहीं भी अपन जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इसमें जो रे कहां से आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगी, बिकॉज इट शोज द नॉर्मल। तीसरी बात, इसका मतलब ये होगा कि ये सीपी है और ये यहाँ पर जो पॉइंट है, ये दोनों क्या है, नॉर्मल ऑन द अपर्चर, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से द रे फ्रॉम दी फोकस बिकम्स पैरेलल। तो तीन नियम हो गए यहाँ पर, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या क्या, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वापस क्या हो जाएगी, बाउंस बैक।
जिस डायरेक्शन से आई थी रिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये 3 रूल्स है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो उसको, बेटा मैं बार बार इसका जवाब नहीं दूंगा कि बेसिक लाइट इज कवर्ड बाय द अदर सर इन वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी, ये मुझे पता है, समझ गए। वापस एक बार में जवाब सुन लो, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा जिन बच्चों ने वो देखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट इस लेक्चर में 400 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, उस बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा है। अगर मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल पढ़ा दूंगा तो बच्चों को ऊपर से निकल जाएगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बेसिक, वो बेसिक अपने पढ़ते रहे और साथ में फिर एडवांस पढ़े, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सिली मैसेज है वो मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम आपको ब्लॉक। चलो, तो ये हो गया बेटा हमारे, आगे चलते हैं। इसी तरह से जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसके भी सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड। देखो पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, देखो ध्यान से यहाँ पर ये फोकस से जाएगी। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, द रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। द रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट किधर हो जाएगी, जो फोकस जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए या फोकस के पास में तो रे आ रही है, तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 3 नियम याद रह जाएंगे। क्या क्या याद रखना है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection. Second one, the ray which is incidenting passing through the focus on the incident on this surface or the mirror after reflection, it becomes parallel. Similarly, the ray which is from center of curvature reflects back to the same direction. So there are 3 rules of the law of reflection on the स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अपर्चर इज डिनोटेड बाय, बेटा अपर्चर डिनोट करने के लिए आप अपना सिंबल बना सकते हो, ठीक है। एक सी वाई लिख दो, एक को वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो। उसका अपर्चर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, जबकि अपर्चर का अपर्चर कोई सिंबल नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको डिनोट करोगे। अपर्चर इज द लाइटेड पार्ट, करेक्ट है। अब देखो सुना, और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला जानना चाहते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर दैट टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। करेगा कोई रिलेशन इसमें? इसलिए जितना तुम्हें जरूरत है उतना करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे निकालते हैं बेटा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कि इनके फॉर्मूले कैसे फाइंड करें। आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, ठीक है, ये आपके मतलब का नहीं है। आपके मतलब का क्या है, देखो r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए सर, व्हाट इज इट। हाँ, तो ऐसे फॉर्मूले मत देखो, तुम्हारे मतलब से नहीं है। ऑप्टिक्स में ले जाऊंगा तो फिर मैं बहुत गहराई से ले जाऊंगा, वो तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, जितना दिमाग है उतना आपके लेवल से सिखाऊंगा, आप बहुत हाई नहीं जाऊंगा। अब आगे चलते हैं मिरर फॉर्मूला। चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सब बच्चों को वैसे आता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं कि मिरर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं।
हमें डिराइव करना है कि 1/s इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और 2/f या 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला आप लोगों ने f/2 है वही आप लोगों को याद रखना है बेटा। वो जो बड़ा सा फॉर्मूला लिखा है मैंने वो किसी भी कर्व की, उसमें जरूरी नहीं स्केल ही हो, कर्व कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, किसी की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट बियॉन्ड योर सिलेबस, दैट इज बियॉन्ड योर माइंड पावर, वहां तक आपको जाना ही नहीं। चलो अब आगे अपन सीखते हैं कि मिरर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। देखो आज केवल मेरे को लगता है इतना टाइम नहीं है, मैं डायग्राम बना देता हूँ और आप लोग सब उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए, फिर हम उसको कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा मिरर है, इसका मिरर फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देते हैं AB। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, ray from center of curvature reflected। जहां पर टू रेज रियल इमेज बना रही है, इसका नाम है मान लो PQ, करेक्ट। ये कुछ रेज है, नाम कुछ भी दे दो, यहाँ पर M दे दो, यहाँ पर मैं कोई L ले रहा हूँ, क्योंकि P यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर O ले लेता हूँ, ये XOY यहाँ पर ऑपरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें मिरर फॉर्मूला फाइंड करना है। यस यस बिल्कुल है, सब में बेटा 12th में भी है, वो वाला फॉर्मूला 12th में है। देखो पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है, जो वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, बाउंस बैक हो रही है, और ये फोकस से जो आ रही है वो पैरेलल हो जाती है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो इमेज बनाना है मिनिमम 2 रेज चाहिए और 2 रेज अपन ने यहाँ पर ले ली। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं इसका मिरर फॉर्मूला। आप लोग भी पूरा कीजिएगा, आज का टाइम नहीं है इतना, मैं केवल कुछ इक्वेशंस लिख देता हूँ तो दोबारा बताऊंगा इसको। देखो इन ट्राइंगल ABC एंड PQC, इनमें नाम लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा फिर से डिवाइड हो जाए, नाम क्या क्या है। एक तो Y एपर्चर है, ठीक है, और ये जो BCFO दिख रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, AB ऑब्जेक्ट है, PQ इमेज है, O पोल है यहाँ पर P की जगह। ये आपको फाइंड करना है मिरर फॉर्मूला, ये आपका होमवर्क है, आप बिना देखे मिरर फॉर्मूला फाइंड करें। हालांकि आता होगा आपको, जिसको नहीं आता है वो फाइंड करें, और कल के लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो शाम को 4 से 5 के बीच में ही मुझे कॉल करें, और उसी बीच में आप अपनी क्वेरी के व्हाट्सएप करें। दिन भर में कम से कम मेरे पास 150-200 व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मैं इतनों के जवाब नहीं दे सकता। 1 घंटे में जितने आप देंगे 4 से 5 के बीच में, उसी का मैं जवाब दूंगा। जो उस समय कॉल करेगा उसी का आंसर करूंगा, मैं किसी का और कॉल नहीं उठाऊंगा। समझिए बेटा, तो जिसको कोई प्रॉब्लम है वो 4 से 5 के बीच में कॉल करें, इवनिंग में, मॉर्निंग में कर लेना। और जिसको मैसेज डालने, जिसको क्वेश्चन डालने, और क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन नहीं डालें बेटा। वास्तव में पहले 2-3 बार ट्राई करें, 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन आप मुझे डालें। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ, मैंने होस्टशिप ले ली है। बुक नहीं चाहिए आपको, मैं सब क्लास में कराऊंगा। सर टेक ओवर कर लीजिए। हाँ ले लिया मैंने।
स्टूडेंट्स आप लोग 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो जब तक AK सिंह सर आते हैं स्क्रीन पे और अपना सेटिंग करते हैं तब तक के लिए 5 मिनट्स का ब्रेक लेके वापस ज्वाइन कर सकते हो सेम आईडी से या वीडियो ऑन रख के भी जा सकते हो। सर रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए ना। शर्मा सर रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। हाँ सर रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए है ना। और